सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। कल एक साल हुआ PIA की फ़्लाइट जो कराची में तबाह हुई थी, लाहौर से आई PK 8303, उसको एक साल हो गया। लवाहिकीन की आवाज़ें गूंज रही हैं सोशल मीडिया पर। सवाल यह है कि क्या इस हकूमत के दौर में भी, इमरान खान साहब के दौर में भी इसी तरह से होगा? तहकीकात नहीं हो सकेंगी, लवाहिकीन को इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? ये चीखें कब तक हम सुनते रहेंगे? इस पर मैं बात करूँगा। इसके साथ ही फ़लस्तीन से जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो इज़राइल कर रहा है, उस पर एहतजाज बहुत, तकरीरें बहुत, ट्वीट्स बहुत, लेकिन अमली तौर पर सारे मुस्लिम ममालिक 57 मुस्लिम कंट्रीज़, 58 मुस्लिम कंट्रीज़ मिलकर भी क्या इज़राइल को शिकस्त दे सकते हैं? किस किस मैदान में हम इज़राइल से पीछे हैं? क्या मुजाहरे करके और ये ट्वीट्स करके हम ये जंग जीत सकते हैं या कुछ और करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा, इस पर भी बात करूँगा। लेकिन सबसे अहम मामला ये है कि जिन ममालिक की मईशत मजबूत नहीं होती, जिनके पास माशी तौर पर इस्तेहकाम नहीं होता, जो उनका सिस्टम ठीक नहीं चल रहा होता, उनको फिर उनकी बात सुनी नहीं जाती। दुनिया में इस वक्त 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ट्रैवल कर रहा है, चल रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, 5G, वेब असेंबलिंग, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं और दुनिया उससे पैसा बना रही है, आगे जा रही है। ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली हुई है। कुछ अरसे से पाकिस्तान उस पर काम कर रहा है, लेकिन एक शानदार अपॉर्चुनिटी दुनिया की एक बड़ी कंपनी अमेज़ॉन, जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की प्रोडक्ट अपने ज़रिए बेचती है और बहुत पैसा बनाती है, उसने मौका दिया पाकिस्तान को और हम बहुत खुश हुए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत, उन्होंने ट्वीट किया, जो रज़ाक दाऊद साहब है उन्होंने ट्वीट किया, एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की 40 कंपनीज़ को इजाज़त दे दी है। और ये एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन उससे बड़ी एक अच्छी खबर आ गई। उससे बड़ी अच्छी खबर यह है कि पहले समझे कि पाकिस्तानी 40 कंपनीज काम करेंगी, अपने स्टैंडर्ड ठीक करेंगी, ये करेंगी, आगे जाएंगी। लेकिन फिर पता चला कि नहीं भाई, टॉप 5 जो कंपनीज़ हैं अमेरिका में जो काम करती हैं अमेज़ॉन के साथ, उसमें एक कंपनी पाकिस्तानी नौजवानों की है। एक कंपनी यूटोपिया पाकिस्तानी नौजवानों की कंपनी है। मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताऊंगा और इसके जो फाउंडर CEO हैं जबरान साहब, वो मेरे साथ इस वक्त अमेरिका से मौजूद हैं। लेकिन ये दो भाई हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से ये कारनामा अंजाम दिया। अदनान नियाज साहब, थोड़ा सा मैं इनका बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ। फाउंडर CTO हैं। मैं चाहूँगा इनकी तस्वीरें भी दिखाएं अहमद, अदनान नियाज साहब की और जबरान नियाज साहब की। कराची यूनिवर्सिटी से अदनान नियाज साहब ने 2001 के अंदर BS किया कंप्यूटर साइंस में, और जबरान साहब ने, वो फाउंडर CEO हैं जो इस वक्त मेरे पास अमेरिका से मौजूद है, कनेक्टेड हैं, उन्होंने BCS किया कंप्यूटर साइंस में फास्ट से 2002 में। फिर वो अमेरिका तशरीफ़ ले गए। ये आप प्रोफाइल उनकी देख रहे हैं, अदनान साहब की भी देख रहे हैं और जबरान साहब की भी देख रहे हैं। ये करार दिया गया है कि अमेरिका के अंदर 60% टॉप जो सेल्स हैं वो इनकी कंपनी ने अमेज़ॉन के ज़रिए की हैं। टॉप 5 सेलर्स के अंदर हैं, यानी कि टॉप 5 के अंदर आ रहे हैं। यहाँ हुकूमत और पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमें इजाज़तनामा मिल गया और हम इस इजाज़तनामे के बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद बहुत बिजनेस करेंगे और कंपनीज काम करेंगे, ये करेंगे। लेकिन हुआ उससे बढ़कर। अब मैं दावत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है जबरान भाई? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सवाल बहुत सारे हैं और ये मैं चाहता हूं कि आप ये चीज़ें समझाएं भी, सिखाएं भी। और हैरान भी हो गए बहुत सारे लोग कि यहाँ तो वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, रज़ाक दाऊद साहब ने ट्वीट किया हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फिर पता चला कि आपकी कंपनी जो है वो टॉप 5 सेलर्स में है। अमेरिका में, कनाडा के अंदर 12% सेल है, टॉप 1 सेलर के अंदर है। UK में 90% आपकी सेल है, जर्मनी में 7% आपकी सेल है, अमेज़ॉन फ्रांस के अंदर 4% आपकी सेल है, अमेज़ॉन इटली के अंदर 4% आपकी सेल है, और बहुत सारे और कंट्रीज़ हैं जहाँ लिस्ट बहुत लंबी है। ये बताइए कि अमेज़ॉन में आपने ये काम करना शुरू कब किया, आपकी टोटल सेल क्या है और बेसिकली बेचते क्या हैं आप? अच्छा, तो मैंने और ये कंपनी जो है ये 2011 में स्टार्ट की और उस वक्त हमने अमेज़न पे अपनी प्रोडक्ट्स को USA में हमने बेचना स्टार्ट किया
और हमारी इस वक्त जो पिछले 12 महीने की सेल है वो 360 मिलियन यूएस डॉलर्स है। और इस वक्त हम हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बेचते हैं, दुनिया भर में बेचते हैं, यूएसए में बेचते हैं, कनाडा में बेचते हैं और यूके और यूरोप में बेचते हैं। और इसमें अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं, इसमें पिलोज हैं, कंफर्टर्स हैं, टॉवल्स हैं, बेडशीट्स हैं, टेक्सटाइल्स की हर तरह की प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी अलग तरह की प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स हैं, कुकवेयर इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। तो हम बहुत अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचते हैं। जमरान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, जो आपने पहले सवाल का जवाब दिया कि सेल्स और कौन कौन सी मसनूआत, मेरा ख्याल है कि बहुत लंबी फहरिस्त है गारमेंट्स के शोबे के अंदर। तो अंदाज़न कितने आइटम्स के अंदर आप ये बिजनेस कर रहे हैं? आइटम कितने होंगे अंदाज़न? तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार डिफरेंट साइज और कलर मिला के आइटम्स होंगी। तो इसमें ज़ाहिर है गारमेंट्स भी है, वाटरप्रूफ बेडिंग भी है, तो हर तरह की ही प्रोडक्ट ज़ाहिर है कि आप ई कॉमर्स पे दुनिया की हर चीज़ मिलती है आज की डेट में। तो जो हमारी कंपनी को के लिए मुमकिन था वो हमने फिर उसको लॉन्च किया और फिर बेचा। अच्छा, अंदाज़न आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं इस वक्त? जो क्योंकि हमारे जितने भी हम ऑपरेट करते हैं वो पाकिस्तान से करते हैं, तो इस वक्त हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग भी पाकिस्तान में हो रही है। तो इस वक्त तकरीबन जो हमारी कुछ एक्सपेंशन के लिए कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, तो हमारी अलग अलग 6 डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है। तो सब में तकरीबन अगर आप मिलाएं जो हमारी फैसिलिटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं वो लगभग 5000 लोग हैं जो डायरेक्टली जो हमारी फैसिलिटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो वेंडर्स हैं जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं या हमारे लिए कुछ हमारे साथ मिलके काम करते हैं, वो भी तकरीबन इसी के लगभग तादाद होगी। अच्छा। और ये तकरीबन ज़्यादातर लोगों को हमने जब पिछले 2 साल में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है, इसी दौरान हमने जो है ये सारे अच्छा, आपने क्यों फैसला किया कि आप तो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, आपने क्यों फैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर ही मैं अपनी सारी मसनूआत बनवाऊं? अच्छा, जाहिर है कि सब पाकिस्तानियों की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तरक्की करे, तो सबसे बड़ा रीज़न तो वो है। लेकिन मेरा चाइना बहुत आना जाना रहता था और मैं चाइना को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ कि ये लोग कैसे काम करते हैं। तो जब मुझे पता चला कि हमें तो मतलब बचपन से ये बताया था कि चाइना में हर चीज़ सस्ती है, लेबर सस्ती है, लेकिन जब लोगों से बात की तो पता चला कि पाकिस्तान में लेबर इस वक्त चाइना से 7 गुना सस्ती है। जब हमने पता किया कि चाइना में लैंड की कीमत क्या है, तो पता चला कि चाइना में जो इस वक्त ज़ाहिर है तरक्की बहुत हो चुकी है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल लैंड हमसे 5 गुना महंगी है। और जब हमने देखा कि वहाँ कंस्ट्रक्शन शायद बहुत अच्छी होती हो, तो पता चला कि कंस्ट्रक्शन भी वहाँ हमसे दुगनी कीमत में होती है। तो जब हमने पाकिस्तान में काम किया तब हमें पता चला कि पाकिस्तान में काम करना बहुत आसान है, बहुत आपकी कॉस्ट कम है और बड़ा मुनाफा बख्श है। मतलब ये एक बहुत अच्छा बिजनेस। लेकिन एक सवाल में तो खड़ा होता है, अगर पाकिस्तान सस्ता है, पाकिस्तान में लेबर सस्ती है, 7 गुना चाइना से सस्ती है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ती? पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता? वजह क्या है? जब चीज़ सस्ती है, ज़मीन सस्ती है, मजदूर सस्ते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो बढ़ते क्यों नहीं? पिछले 10-12 साल में हम 20 सालों में आगे क्यों नहीं गए, क्यों नहीं बढ़े? बांग्लादेश तो बहुत आगे चला गया, थाईलैंड आगे चला गया, हम कौन सी ऐसी चीज़ें रुकावटें? जी देखें, इसके बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लोग इसको समझते नहीं है। पाकिस्तान की सारी जो एक्सपोर्ट थी उसका 60% हिस्सा जो कॉटन बेस्ड टेक्सटाइल्स थी, और पिछले 15 से 20 साल में दुनिया भर में कॉटन का इस्तेमाल कम होता है। पहले कॉटन की बनती थी, आज वो तकरीबन सारी मार्केट पॉलिस्टर पे कन्वर्ट हो गई। जो सफाई के लिए टॉवल इस्तेमाल करते थे, हम क्लीनिंग टॉवल इस्तेमाल करते थे, उसकी जगह माइक्रोफाइबर पॉलिस्टर का टॉवल आ गया। जो गारमेंट्स पहले बनती थी कॉटन की और लोग बड़े फख्र से पहनते थे, आज उसी की जगह दुनिया की बड़ी बड़ी ब्रांड्स पॉलिस्टर की टी शर्ट्स बना रही हैं। इसी तरह जो फ्लीस के फैब्रिक दुनिया भर में एक एक करके, इसी तरह जो फिलिंग है पिलोस के अंदर वो पहले कॉटन की होती थी, वो पॉलिस्टर की होना शुरू हो गई। एक एक करके दुनिया बदलती चली गई। जो पॉलिस्टर की प्रोसेसिंग है उसकी फैब्रिक की प्रोसेसिंग की नई से नई टेक्निक्स आ गई, जिसकी वजह से पॉलिस्टर का जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम बनने लगा। तो वो जो इकोनॉमिकल प्रोडक्ट थी एक पॉलिस्टर, जिसकी कॉस्ट हमेशा कॉटन से हाफ रहती है, उसकी दुनिया भर में मार्केट बढ़ती चली गई। तो और हम पाकिस्तान में बना सकते हैं, हम पाकिस्तान में बना सकते हैं पॉलिस्टर? आप सजेस्ट करेंगे कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है या बन रही है? पाकिस्तान में बहुत स्मॉल, बहुत छोटे पैमाने पे बन रही है, और पॉलिस्टर की मार्केट इस वक्त दुनिया में कॉटन से 4 गुना बड़ी है। अच्छा।
और यही सबसे बड़ी वजह है कि हम नहीं एक्सपोर्ट बढ़ा सकते। अच्छा, 4 गुना बढ़ी तो हमें पॉलिस्टर की तरफ आना। अच्छा ये बताइए कि अब मैं आपका बैकग्राउंड डिस्कशन कंपनी और इसकी बात कर ली, अब पाकिस्तान को जो अपॉर्चुनिटी मिली है, अमेज़ॉन आ गया है पाकिस्तान, अब 40 कंपनीज हैं, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप टॉप के ऊपर हैं, आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी कंपनीज को किस तरह काम करना होगा? वैसे मतलब क्या है पाकिस्तानी कंपनीज को ये अपॉर्चुनिटी मिल देना, इसका बुनियादी तौर पे आम मतलब क्या है? अमेज़ॉन ने पाकिस्तानी कंपनियों को इजाज़त दे दी या मौका फराहम कर दिया, अब आप काम करें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम जो ओवरसीज शिपिंग करते हैं, अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी अपने जो पाकिस्तानी क्लोथिंग की ब्रांड्स हैं बड़ी बड़ी, या फिर पाकिस्तान में जो अलग अलग लोकल ब्रांड्स हैं, वो अमेज़न पे एज अ सेलर रजिस्टर हो सकती हैं अलग अलग मुल्कों में, यूके में, यूएसए में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, और फिर वहाँ पे वो अपनी कंपनियाँ अपनी बिजनेस खोल के अमेज़न को मंथली सब्सक्रिप्शन फीस दे के जो ऑर्डर आए वो पाकिस्तान से शिप करें। तो ऐसी चीज़ें जो वायबल हैं बिजनेस में कि जिनको पाकिस्तान से शिपिंग किया जाए और उसकी शिपिंग कॉस्ट DHL वगैरह के थ्रू पे करके अगर वो कंपैरेटिव हो सकती हैं, जो कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स में है, वो बिजनेस अब हम पाकिस्तान से आसानी से कर सकते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था। अच्छा, आपके ख्याल में चैलेंजेस क्या होंगे पाकिस्तानियों के लिए? हम तो हमारी यहाँ अभी जो बात है ना, ऑनलाइन कोविड के टाइम में बहुत शुरू हो गई, ऑर्डर कुछ देते हैं, चीज़ कुछ निकलती है, कलर कुछ बोलते हैं, साइज कुछ और होता है, फिर वो वापस भी नहीं लेते, एक मतलब डरे रहते हैं हर आदमी ऑनलाइन चीज़ें मंगवाने पर। आप क्या समझते हैं ये कैसे करेंगे हमारे पाकिस्तानी ऑनलाइन? ये तो धोखाधड़ी हमारी यहाँ आम है, झूठ बोलना आम है, रिप्लाई ना करना आम है, जो परचेज करने वाला है वो डरा ही रहता है, ये करेंगे कैसे अब लोग? हमें अच्छी बड़ी ब्रांड्स बनानी चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांड्स हैं जिनका नाम है, तो ऐसी ब्रांड्स को आगे आना चाहिए क्योंकि लोग उनके नाम पे ट्रस्ट करते हैं और वो ज़ाहिर है अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो दुनिया में जब पाकिस्तानी ब्रांड गुची के बराबर आएगी, इंटरनेशनल बड़ी ब्रांड के बराबर आएगी, तो हम तरक्की करेंगे। तो पाकिस्तान की जो बड़ी ब्रांड्स हैं उनको इसमें आगे आना चाहिए। अच्छा ये बताएं, आपके ख्याल में कितनी सरमायाकारी इस सिलसिले में आप पेशन गोई कर सकते हैं, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में बड़े टाइम से हैं और टॉप पोजीशन पर हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान इससे अंदाजन कितना सरमायाकारी पाकिस्तान में होगी इससे? देखिए, शुरू में तो कम होगी क्योंकि शुरू में हम अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ से वहाँ बेचेंगे और वो कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स के लिए ही वायबल है। लेकिन जब ये सेलर सीख जाएंगे कि ई कॉमर्स की मार्केट में कैसे बेचने हैं, तो यही सेलर्स जो हैं ये अपनी कंपनियां उन मुल्कों में खोलेंगे। और असल तरीका यही है करने का कि आप उन मुल्कों में अपनी कंपनियां खोलें, वहाँ पे गुड्स इम्पोर्ट करें और वहाँ पे डायरेक्टली वहीं से बेचें। तो आगे उसी में ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, उसी में ज़्यादा स्कोप है। अच्छा जिब्रान साहब, हम सीख जाएंगे। आप सिखाने के अमल में किसी कुछ कंपनीज के साथ या हुकूमती किसी इदारे के साथ कनेक्टेड हैं? कोई ऐसी प्रोसेस के अंदर हैं किसी अभी इस वक्त तो नहीं है, लेकिन अगर कोई काम करना चाहे तो आप मदद करेंगे। अच्छा ये एक और चीज़, आखिरी चीज़, टाइम खत्म हो रहा है, मैं चाह रहा था कि ये बताएं कि आप चूँकि पाकिस्तान में काम करते हैं, आपके 5-6 हज़ार लोग यहाँ पे मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, परेशानी हुई, कभी रिश्वत देनी पड़ी, कभी कोई मुट्ठी गर्म करनी पड़ी, किसी को तोहफा देना पड़ा, कोई ऐसा सिलसिला हुआ, या आपको कभी कोई कराची में, लाहौर में यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल परेशानियां हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें अच्छी की हैं। ये जो सेल्स टैक्स में ऑटोमेटिक सिस्टम लाए हैं ये अच्छा है, लेकिन ये जब मैनुअल पे जाता है, जैसे हमारा मई जून का अभी भी फंसा हुआ है, 1 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये लोग बहुत लोकल सेल्स टैक्स ऑफिस वाले, तो इसका गवर्नमेंट FBR से मुताल्लिक आप कह रहे हैं? FBR के अंदर अब तो जी बिल्कुल, इमरान खान साहब तो कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर हम पैसे वापस कर देते हैं लोगों के। लेकिन अगर वो बहुत अच्छा सिस्टम काम कर रहा है, एक तो उसमें 2 महीने का कैश फ्लो फंस जाता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन दे उस अमाउंट को कवर करने के लिए एक्सपोर्टर्स को। दूसरा ये कि ये जो अगर आपका कोई फंस जाए, जैसे हमारा मई जून का फंस गया, वो मैनुअल पे चला जाता है, तो वो 1-1 साल तक फंसा रहता है और उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट्स फंस जाती हैं और उसको ये लोग 1-1 साल लगाते हैं और उसमें ये बड़ी बड़ी रिश्वत मांगते हैं। तो उसका हल ये कि उसको गवर्नमेंट टाइम से हल करवाए, वहां पे हमें बहुत तंगी होती है। दूसरा ये EOBI का प्रोसेस गवर्नमेंट ने बहुत मुश्किल बनाया है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट हमसे कोई फिक्स पैसे ले ले और हमसे खाली शनाख्ती कार्ड नंबर ले ले हर क्वार्टरली हमारे एम्प्लॉयज के। अगर इतनी ज्यादा मुश्किल हम EOBI और सेसी को इन्फॉर्मेशन देंगे, और वो लोग भी बड़े बड़े मुंह खोल लेते हैं आके कि जी हम आपकी फैक्ट्री बंद कर देंगे, ताले लगा देंगे, ये कर देंगे, तो वो आके EOBI तो वफाक का इदारा है और सेसी जो है वो सिंध का इदारा है, मुंह खोल लेते हैं, FBR वाले मुंह खोल लेते हैं, यही मामला तो हैं। लेकिन इन मामला के बावजूद भी, रिश्वत देते हुए भी, इनको निपटाते हुए भी, आप अमेरिका की टॉप
5 सेलर कंपनीज में आ गए हैं माशाल्लाह, बड़ी कैपेसिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया जबरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पॉइंट ये है कि जो नए तकाज़े हैं बिज़नेस के, उस पर जाना ही पड़ेगा। जबरान साहब ने पेशकश की है, बहुत ज़बरदस्त पेशकश है कि वो पाकिस्तानी कंपनीज़ को सिखाने को तैयार है, नौजवानों को सिखाने को तैयार है। बड़ा अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। मुजाहरे सारी दुनिया में हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, फ़लस्तीन के हक़ में हो रहे हैं, लेकिन क्या 58 मुस्लिम रियासतें मिलकर भी टेक्नोलॉजी के मैदान में और बहुत सारे मैदानों में, तालीम के मैदान में, तहकीक के मैदान में इजराइल का मुकाबला कर सकती हैं, या सिर्फ हम नारा लगा के फ़लस्तीनियों को हक़ दिलाएंगे? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सारे दुनिया के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं इजराइल के ख़िलाफ़। एक नया चेहरा इजराइल का सारे दुनिया ने देखा है, इंक्लूडिंग अमेरिका के अंदर भी मुजाहरे हुए हैं। सारे मुस्लिम रियासतों के अंदर हम मुजाहरे देख रहे हैं। मामला ये है कि 70 सालों से हम ये मुजाहरे कर रहे हैं। हर 3-4 साल के बाद इजराइल हमला करता है। जितनी तरक्की हासिल करते हैं फ़लस्तीनी, स्कूल बनाते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं, सरकारी इमारतें बनाते हैं, वो तोड़ ताड़ के सड़कें वड़के पुल वुल वापस चला जाता है। 200, 250, 500 लोग शहीद कर देता है। क्या वाकई ये मसला हल होगा? इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और सबसे अहम सवाल कि ये जो 58 मुस्लिम रियासतें हैं, ये 58 मुस्लिम रियासतें मिलकर इजराइल का मुकाबला कर सकती हैं या नहीं? और 21st सेंचुरी में कौन कौन से दीगर ऑप्शंस हैं कि इस मसले को और कश्मीर के मसले को हल करने के लिए? लेकिन अभी मैं फोकस करूंगा फ़लस्तीन पर, मसले को हल किया जा सकता है। मेरे साथ डॉक्टर नईम कुरैशी साहब मौजूद हैं इस वक्त स्काइप पे, कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम। मामला ये है कि हम जो अब तक ट्रांसमिशंस करते रहे, बात करते रहे, वो एक जज्बाती रही है। हम देखते रहे हैं, चूँकि ज़ख्मी नज़र आ रहे थे, लाशें नज़र आ रही थी, तो गुस्सा था। अगर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म प्लान इजराइल को हल करने का देखें और परफॉर्मेंस देखें मुस्लिम रियासतों की, तो क्या हम बीट करने वाली पोजीशन में हैं? हम उस सिमत में जा रहे हैं? मुस्लिम रियासतें उस पोजीशन में हैं कि हाँ, इजराइल को ये ऐसे नहीं इकोनॉमिकली डैमेज करेंगे, किसी और मैदान में डैमेज करेंगे और उसके बाद उसको दबाव में लेकर आएंगे, अमेरिका को दबाव में लेकर आएंगे, यूरोप को दबाव में लेकर आएंगे और मसला हल करवाएंगे? ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, जहाँ तक एहतजाजों का ताल्लुक है, ये एक अच्छी चीज़ है। एहतजाज होता है, उससे एक इज्तिमाई जो सोच है उसकी अक्कासी होती है, मसला जो है वो उजागर होता है, लोगों में अवेयरनेस भी आती है, और जो दुश्मन मुल्क है या दुश्मन जो है वो उससे एक्सपोज भी होता है। फ़लस्तीन के मामले में हमने ये सारा मामला देखा भी है। लेकिन अगर हम हकीकत में देखें तो मामला कुछ बरक्स है। इससे हमें देखना ये होगा कि जो हमारा मुखालिफ है उसके ऊपर कितना असर पड़ता है। अगर हम इज्तिमाई हवाले से बात करें, मुसलमान मुल्कों की बात करें, 57 ममालिक हैं मुसलमान, वहाँ पर किस तरह से इज्तिमाई तौर पर वो इजराइल को नुकसान पहुँचा सकते हैं या उसके ऊपर उसकी पॉलिसीज़ को असरअंदाज हो सकते हैं। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। मुसलमान मुल्क आपस में जो है वो डिवाइडेड हैं। माशी तौर पर आप उनका हाल देख लें, सियासी तौर पर हाल देख लें, टेक्नोलॉजी के मैदान में वो बहुत पीछे हैं। अगर हम वैसे देखें तो किसी भी मुस्लिम मुल्क में ना तो जमहूरियत है, कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है वो इजराइल का माशी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता। इतने मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पर अगर उनका हम स्टेटिस्टिक देखें कि पूरे साल में वहाँ जितनी किताबें पब्लिश होती हैं उससे कहीं ज़्यादा इजराइल में पब्लिश होती हैं। तो हम इस तरह से इजराइल को या जो इजराइल के सपोर्टर्स हैं उनको अंडर प्रेशर नहीं ला सकते। फ़लस्तीन का मसला जो है वो प्रैक्टिकल मैदान में हल होगा। इस तरह से जज्बातियत से हम देख रहे हैं 70 साल हो गए, वो हल नहीं हुआ, ना आइंदा कभी हल होने के चांसेस हैं। जब तक आप प्रैक्टिकली अच्छा, अब क्या क्या करना चाहिए? हाँ, जो सवाल सामने नहीं आएंगे, जो सवाल मैंने उठाया वही आप बात भी वही कह रहे हैं और बहुत बहुत वजनी आपने बात कही है। अच्छा, अब करना क्या चाहिए? अब अगर हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाना चाहें कि इजराइल को शिकस्त देनी है और ये OIC कंट्रीज़
के जो मेंबर्स हैं, OIC के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने देनी है, जज्बातियत के साथ भी देनी है, तहकीक के साथ भी देनी है, आगे बढ़ना भी है, तालीम के मैदान में भी देनी है, जो किताबें भी छापनी है, तहकीक भी करनी, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो कहाँ से शुरू करें, कैसे? देखिए, ये तो एक तरीका है जो एहतजाज हो रहा है, लेकिन शुरू जो है वो सबसे पहले अपने अंदरूनी हालात को सही करना है। मुस्लिम ममालिक को अपने अंदरूनी तौर पर जब तक मजबूत नहीं होंगे सियासी तौर पर और माशी तौर पर, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये तो एक तरीका है। दूसरा, आपस में कोऑपरेशन। अब आप देखें जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनके आपस में जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं वो कितने हैं। आप मशरिक़ वस्ता की हालत देख लें, मुसलमान ममालिक एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, सेक्टेरियन डिवाइड कितनी ज़्यादा है मुसलमान मुल्कों में। तो जब तक आप इन चीज़ों को जी नईम साहब बात पूरी करें। जी, जब तक आप इस तरह से अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप जो है दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो नहीं हो सकता। अरब ममालिक के इश्यूज अलग हैं, उनका माइंडसेट अलग है। यूएई के अंदर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टूरिज्म की कैंपेन चल रही है, उर्दू में जिसे कहते हैं चलो चलो इजराइल चलो, उस तरह की बड़ी बड़ी उन्होंने इश्तिहारी मुहिम जो है वो शुरू की हुई हैं। ऐसी सूरत हाल में जब अरब ममालिक का माइंडसेट अलग है, कुछ मुसलमान कंट्रीज़ का माइंडसेट अलग है इजराइल से मुताल्लिक, वहाँ ये होगा कैसे? और अंदर जमहूरियत आना, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए और मुस्लिम रियासतों का हाल देख लीजिए, ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी? ये तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान में कहीं पर भी ठीक होती नज़र नहीं आ रही। जी, बदकिस्मती से यही हाल सारे मुसलमान मुल्कों का है। इनके आपस के जब तक झगड़े ख़त्म नहीं होंगे, अंदरूनी तौर पर जब तक तरक्की नहीं होगी, तब तक वो इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकते। इजराइल एक बहुत छोटा मुल्क है और लेकिन उसका आप GDP देखें, उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी में उसकी जो है महारत देखें, वो कहीं ज़्यादा है। हम नहीं मुकाबला कर सकते। चलें, यहाँ मुकाबला नहीं कर सकते तो अब अगर हम दूसरे साइड पर जाएं कि हम ठीक है अपने मुल्कों को ठीक नहीं कर सकते, जमहूरियतें नहीं ला सकते, अपने अंदर वो तवानाई क्रिएट नहीं कर सकते, मईशत मजबूत नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या नारे लगा के, झंडे फैला के और गुस्सा करके करते रहेंगे, या अक़वाम मुत्तहिदा की उस करारदाद को पुश करके कोई ऐसा फार्मूला निकाल सकते हैं कि हम सारे कंट्रीज़ अमेरिका की जानिब देखें, उससे रिक्वेस्ट करें या उससे डिमांड करें और उस करारदाद के ऊपर अमल दरामद करवा दें, इजराइल को पीछे धकेल दें, कोई ऐसा फैसला कर दें, फ़लस्तीनी रियासत बनवा दें? जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं, वो भी आपकी उस वक्त सुनेंगे जब आप अंदरूनी तौर पर मजबूत होंगे। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। हम अमेरिका को अंडर प्रेशर ला सकते हैं अगर हम इज्तिमाई सोच के साथ आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है। आपने खुद वाज़ेह किया कि कुछ मुसलमान ममालिक जो हैं वो इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, उन्होंने बनाए, उन्होंने रिकगनाइज़ भी किया है, कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। तो इस सूरत में आप जब तक इज्तिमाई तौर पर एक सतह पर नहीं आएंगे तब तक आप मसला हल नहीं कर सकते। आप इंफरादी तर्ज पर भी कर सकते हैं, लेकिन इंफरादी तर्ज के लिए आपको बहुत लंबा अरसा चाहिए। उसके लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि नईम साहब मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है और हमें कोई ऐसा रास्ता फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि चंद अरसे के बाद फिर इजराइल फ़लस्तीनियों पर हमला करे 3-4 साल के बाद, ये अभी भी कर सकता है। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जी, हकीकत यही है। आप पिछले 70 साल की तारीख उठाकर देख लें या इवन उससे पहले की भी तारीख उठाकर देख लें, मुसलमान ममालिक के जो आपस के झगड़े हैं, आपस के जो डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से फ़लस्तीन का मसला। बहुत बहुत शुक्रिया। हकीकत यही है कि अगर मुस्लिम ममालिक अपने अंदरूनी हालात ठीक करें, एक दूसरे के साथ मामलात को ठीक करें, अपनी मईशत को ठीक करें, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें, तहकीक में आगे जाएं, अपने आप को मजबूत करें तो दुनिया सुनेगी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम मुजाहरे करके, कैंपेन्स चला के वो रिज़ल्ट नहीं ले सकेंगे। लेकिन बहरहाल लोगों के दिल दुख रहे हैं, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं उसको भी सामने लाना ज़रूरी है। एक और मामला जिससे सारे पाकिस्तानियों के दिल दुखे हुए हैं, 1 साल हो गया है PIA की फ़्लाइट PK-8303 लाहौर से उड़ी, कराची में तबाह हुई, शहीद हो गए। अब शहीदों के जो वर्सा हैं वो तकलीफ़ में हैं, तहकीकात आगे नहीं बढ़ रही हैं, वर्सा को इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले हैं। ये दौर हम बार बार ये नहीं कह सकते PTI वालों को, इमरान खान साहब को, कि ये मियाँ साहब का दौर है और यहाँ पे तो कुछ नहीं होता, या ज़ारी साहब का दौर है,
पीपल्स पार्टी का दौर है, ये तो इमरान खान साहब का दौर है जिसके अंदर इंसाफ, जिसमें तमाम चीज़ों के बार बार नारे लगते रहे हैं। आखिर अब भी वो रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ रही, और आखिर अब भी वो लवाहिकीन के इंश्योरेंस के पैसे क्यों नहीं मिल रहे, आखिर क्यों अटकी हुई चीज़ें, और इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं विक्टिम हैं, उनकी बहन है इल्मास बानो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 साल मुकम्मल हो गया आपसे, किसने PIA की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इंश्योरेंस के पैसे देने के हवाले से, जो इस हादसे के हवाले से कोई तहकीकात के अंदर आपके साथ ताउन किया हो, आपको बताया हो, अब तक आपसे हुकूमत ने क्या ताउन किया? पहले तो सर मैं करेक्ट कर दूं, मैं नीलम की जो मेरी मैं उनकी वालदा हूं। दूसरी बात ये कि ताउन तो पता नहीं कब किया, वो हमें मालूम नहीं है कि ताउन, वो जो एक कमीशन उस वक्त उन्होंने बनाया था जो है उसकी रिपोर्ट तो हमें मालूम नहीं है। उसके बाद जो है हम ये जो इंश्योरेंस के अमाउंट का मामला है, वो RDA एक डॉक्यूमेंट है, वो कहते हैं कि आप साइन करें तो हम जो है ना आपको अमाउंट रिलीज़ करेंगे। RDA का पूरा है रिलीज डिस्चार्ज एग्रीमेंट, जो कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इस पर मौजूद है। वो कहता है कि RDA साइन करवाना जो है इलीगल डॉक्यूमेंट है, और 2012 का एक्ट कहता है कि जो है ऐसे कोई हादसे में कोई डेथ हो जाती है तो 50 लाख जो है आप फौरी तौर पे जो है ना उस पर आप रिलीज़ करते हैं। अभी तक आपको कोई रकम नहीं मिली? वो 50 लाख भी नहीं किया, क्यों अभी तक कोई रकम 50 लाख भी नहीं मिले, इसके अलावा भी कोई रकम नहीं मिली? नहीं जी, कोई भी रकम नहीं मिली। और दूसरी बात है कि उस एक्ट को जो है रिव्यू होना था 2015 में, फिर 20 में वो रिव्यू भी नहीं हुआ, और उसके इसलिए PIA हमें कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतनी बड़ी हम पे मेहरबानी कर दी कि इस मुआवजे को आप दुगना कर दे, तो वो फिर 1 करोड़ कर दिया। तो वो RDA साइन करना है, वो कह रहे नहीं कर रहे। आप साइन क्यों नहीं कर रहे हैं? उसमें क्या है? नहीं, एक बात सुने ना, एक बात सुने, एक सरकारी डॉक्यूमेंट है, वो साइन करेंगे आपको पैसे मिल जाएंगे, और साइन क्यों नहीं कर रही? सिर्फ PIA अपने आप के उसमें डॉक्यूमेंट तो नहीं साइन करवा रहे कि हम PIA को क्लेम नहीं करेंगे आपने 1 करोड़ नहीं दिया। नहीं, हम तो बिल्कुल करेंगे। अच्छा, आप आपने हमें 1 करोड़ दे दिया, ठीक। मैं आपको चंद लम्हों के लिए यहाँ रोक रहा हूँ। PIA के GM हैं, स्पोक पर्सन हैं अब्दुल्ला खान, वक्त मौजूद हैं मेरे साथ। अब्दुल्ला खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, वेरी मच। अच्छा, 1 साल हो गया, दुख है। मेरे भी बहुत करीबी दोस्त इसमें शहीद हुए, एक फैमिली के मेंबर हमारे शहीद हुए, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, ताउन कम है। क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है, या तहकीक मुकम्मल नहीं हो रही है, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करने के अंदर एतमाद PIA बहाल नहीं कर सकी है? आखिर ऐसा क्यों है कि उन लवाहिकीन को वो इंसाफ नहीं मिल पा रहा? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में ये तो नहीं मैं कहूँगा कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। हाँ, ये ज़रूर है कि शायद ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया है लवाहिकीन की फैमिलीज की तरफ से। वो इस बात के ऊपर PIA को या बाकी दीगर सरकारी इदारों को डाउट करते हैं कि शायद अगर ये पेमेंट वो एक दफ़ा ले लेंगे तो उसके बाद किसी किस्म का रिफॉर्म्स या कोई सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर देगी PIA, और इसको बाद में इसको सीरियसली कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अभी दैट इज़ द ओनली रीज़न। अदर देन दैट, जिन लोगों की तरफ से देखें, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, मैं दूसरी तरफ बात सुन नहीं सका, मेरे साथ लाइन थी नहीं, लेकिन जो RDA डॉक्यूमेंट की बात करें वो एक इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट इंश्योरेंस कंपनी की, और रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों है। वो ये कहती है कि जब किसी भी इंसिडेंट का जब आप इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं, यहाँ पे एक बात मैं एक और दरमियान में ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, किसी भी किस्म की पेमेंट या किसी भी किस्म का मुआवजा किसी इंसानी जान का मदाद नहीं हो सकता। इंटरप्ट कर रही हूँ अब्दुल्ला साहब, नहीं, आप सुन ले, पहले बात सुन ले। आप कर रही हूँ, सॉरी मोहतरमा, आप बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन ले, फिर मैं आपको मौका देता हूँ। आप पूरी बात सुन ले। जी अब्दुल्ला साहब। देखिए, मैं जैसा कह रहा था कि कोई पेमेंट मुदावा नहीं हो सकता। PIA ने अपने तमाम मुसाफिरों की एक इंश्योरेंस करवाई हुई होती है, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम PIA हर साल बहुत एक हैवी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करती है। जब भी कोई इंसिडेंट, कोई इवेंट होता है, जो इंश्योरेंस की रकम होती है वो तमाम लवाहिकीन को, तमाम पैसेंजर्स की फैमिलीज को अदा की जाती है। उसकी एक लिमिट है जो कि एक असाइन हुई भी है, जो कि इस केस के अंदर, जिस तरह शायद खातून ने आपको थोड़ी देर पहले बताया होगा कि तकरीबन वो 1 करोड़ पे 1 है, और 11 लाख रुपए उसके अलावा वो पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी से हासिल करनी है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप मुझे एक डॉक्यूमेंट साइन करके दें
जिसके ऊपर ये लिखा होगा कि मैंने इस इंसिडेंट की पेमेंट आपको अदा कर दी। ठीक है। जब भी आपको इंश्योरेंस के को भी अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी भी लग जाए तो जब आप इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट अदा कर देती है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट साइन कराता है। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन पीआईए ही की जिम्मेदारी है, जैसे आपने कहा कि मसला ट्रस्ट डेफिसिट का है, अभी भी जो बेचैनी है वो यही है। उसके लिए आपने कोई रास्ता इख्तियार किया कि लोगों को समझाएं और फिर ये प्रोसेस ख़त्म कर दें और बेचैनी ख़त्म हो जाए, तकलीफ ख़त्म हो जाए? देखिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी मीटिंग्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हुई है। मैं खुद, जिस तरह ये खातून आपके साथ हैं, मैं खुद अवेलेबल हूँ, मेरे जो कस्टमर रिलेशन वाले हैं वो अवेलेबल हैं। इवन हमारे अच्छा, कितने लोगों ने, कितने लवाहिकीन ने दस्तखत कर दी अब तक? 33 की पेमेंट्स हो चुकी हैं। अच्छा, हमारी एक चीज यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपकी वसात से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए, आप आरडीए नहीं साइन करना चाहते, वो आपका हक है। इंश्योरेंस कंपनी आपको पुश नहीं कर सकती कि जी आपको हर सूरत में साइन करना है, तब जो है अदरवाइज वो कोई खुदा न खास्ता ब्लैकमेलिंग वाली सूरत हाल है। आप पेमेंट लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी आपको जो है ना कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हो जाए। नहीं करना चाहते तो इट डजंट मैटर, बट जो चीज़ मैटर करती है वो ये कि आप क्लेम को प्रोसेस करें ना। देखिए, पेमेंट के टाइम पे आरटीए ना साइन करें, लेकिन क्लेम तो हमारे पास आ जाने चाहिए ना, ताकि हम इंश्योरेंस कंपनी को तो लायबल कर दें। अच्छा, चलें, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, 33 लोगों ने पैसे ले लिए या क्लेम फाइल कर दिए? 33 लोगों ने पैसे ले लिए। पैसे ले लिए। अच्छा, अब मैं आपको एक लम्हे के लिए रोकता हूँ। मेरे साथ एक और विक्टिम मौजूद हैं, इरफानुल्लाह साहब। इनके 2 बच्चे और अहलिया इस साहने के अंदर। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, ये आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे अब्दुल्ला साहब की। 33 लोगों ने मुआवजा ले लिया है उन फैमिलीज़ ने, लेकिन तकलीफ़ है, तहकीक रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। आपको क्या परेशानी इस सारे मामले में नज़र आई? एक तो दुख है, एक बरसी 1 साल हो गया, लेकिन आपको क्या ताउन पीआईए की तरफ से मिला, हुकूमत की तरफ से क्या आपको ताउन मिला आरिफ साहब? सर, ताउन वाला तो कोई नहीं मिला। मैं भी एक काम करता हूँ, क्योंकि अब्दुल हफीज साहब बड़े मुश्किल से मुझे मिलते हैं कहीं न्यूज़ चैनल पर ना, तो अभी मैं इनकी मैं रिप्लाई कर देता हूँ जो ये बात कर रहे थे। सबसे पहले तो जो 30 लोगों की बात कर रहे हैं, इनके अंदर से काफी सारे लोग हैं जो कि ये ऑन ग्राउंड वाले हैं, वो भी इंक्लूड किए हुए हैं। इसके अंदर वो भी इंक्लूड किए हुए हैं जो दूसरे लवारकीन हैं बेचारे, जो कि फाइनेंशियली ऑन ग्राउंड वाले इसमें एडेड नहीं खत्म करके उनको वो कर दिए हैं। आप एक काम करें ना, आप उनसे बात करें, वो फैमिलीज जो अभी डटे हुए हैं। अभी जो नीलम बरकत अली बेचारी आई हुई थी, वो भी क्या कहते हैं, उनके हालात जो है, वो बेचारी अभी तक डटी हुई है। क्यों डटी हुई, कोई पूछा है क्या? अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपके अब्दुल हफीज शेख हैं, ये आपको कह रहे थे कि देखिए मुआवजा जो है इंश्योरेंस कंपनी वाले दे रहे हैं और ये लोग आके अपने सबमिट करने के लिए। नहीं, इन्होंने भी एक बड़ी अच्छी बात की है, एक बड़ी अच्छी बात की, एडमिट कर लिया है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। बहुत अच्छी बात है एडमिट करना। दूसरा, उन्होंने कहा कि 33 लोगों ने पैसे ले लिए हैं। जो लोग परेशान हैं उन सबको क्लेम फाइल कर देना चाहिए, किसी डॉक्यूमेंट पे फाइल ना करें। तो क्लेम तो फाइल कीजिए ना। ये बात तो पीआईए के तर्जुमान की अब्दुल्ला साहब की बहुत सही है। यहाँ आपके चैनल पे मैं आपको कह रहा हूँ, हम लोग आपके साथ तैयार हैं। वहाँ जो लोग बनाए हुए हैं ना सक्सेशन जी के बोल चैनल के साथ, आपके साथ पीआईए जाते हैं, ठीक है? ये आपके आलमदान आपका मैं यहाँ कह रहा हूँ, आपके साथ जाते हैं डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है? खुद देख लेना कि इनका रवैया या इनका आंसर क्या होता है। वो चले अब्दुल्ला साहब, ये पहले आप रवैये का मसला आ रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट और रवैये का मसला आ रहा है। पीआईए उन लवाहिकीन की फैमिली इसके साथ ठीक तरीके से पेश नहीं आ रही, क्यों आखिर अब्दुल्ला साहब? अच्छा, देखें, एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा आरिफ साहब की तस्दीक करना चाहता हूँ। 33 के अंदर ऑन ग्राउंड शामिल नहीं है। ऑन ग्राउंड 14 + 17 इसके अलावा जिनको फुल पेमेंट्स हो चुकी हैं। एक चीज यहाँ पे ना, मैं जिस तरह आरिफ साहब ने कहा कि जी आप हमारे साथ आते, एवरीवन इज मोर देन वेलकम। आप लोग सारे सक्सेशन सर्टिफिकेट ले आए, हम क्लेम्स आपको प्रोसेस कर देते हैं। पेमेंट लेने के टाइम पे आप आरडी का फैसला डिसाइड कर लीजिएगा। दूसरा ये कि जी जिसमें कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और तरफ से नहीं, देखें हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ, और मैं ये बिल्कुल लिप सर्विस नहीं कर रहा, मैं दिल से मैं बात करता हूँ। और आरिफ साहब के साथ शुरू से मेरा जो है रास्ता है, आप वो मेरी सिंसेरिटी को भले शक करते हो, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी जो कुछ हुआ वो बहुत ज़्यादा बुरा था, वो किसी के साथ अल्लाह दोबारा ना करे। दी ओनली थिंग इज जो समझने वाली है कि गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर देखें, सूबे का सबसे बड़ा उनका रेड गवर्नर खुद इन्वॉल्व है। वो खुद पर्सनली मीटिंग्स करते हैं, वो खुद रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम इससे ज़्यादा और हाईएस्ट लेवल पे कौन सी कोऑर्डिनेशन है जो कि की जा सकती है।
प्रॉब्लम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह गए, अदर देन दैट तो कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, एक और चीज जो हमें समझने वाली है कि फैमिलीज के रेफ्स जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट में चले गए आरडीए के ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है, वो इनका कानूनी हक है, उसकी पर पैरवी करें, लेकिन जब तक उसका फैसला नहीं आता तब तक मैं अगेन वो कह रहा हूँ कि क्लेम्स तो प्रोसेस कर दें। आरिफ साहब, ये तो बहुत जायज बात है, आप क्लेम करें, कोर्ट में भी बात देखते रहेंगे, बाद में दस्तखत भी करते रहेंगे, सबको कायल करें कि भाई दस्तखत करें और रवैये को छोड़ें, आप अपना काम करें। अगर आप कहते भी हैं कि चलना है तो मैं चलने को तैयार हूं आपके साथ। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी जा रही है। हमारे एक फैमिली मेंबर है, उनका नाम है मजदियार ओबरा जी। ये जो है क्या कहते हैं कि अगेंस्ट फाइल किए थे कि ये जो है करोड़ रुपए जो है हमें फोर्स कर रहे हैं आरडीए साइन करने पे, तो इनको जो कंटेम्प्ट के नोटिस इनको इशू हुए थे और फिर एंड में इनको करोड़ रुपए इनको देना पड़ा है इन कोर्ट, और कोर्ट के थ्रू जरिए मजदियार ओबरा, अगेन रिपीटिंग द नेम, उनको करोड़ रुपए मिल गए थे। क्यों नहीं लेके आए ये लोग आरडीए, क्या कहते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, हमारे साइन करवा रहे थे ना, बिकॉज इट इज एन इलीगल डॉक्यूमेंट। ये सच कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब, ये सच कह रहे हैं इस वाले मामले में, ये ठीक कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब? देखें, वो जो कोर्ट की एग्जैक्ट लीगल प्रोसीडिंग्स है उसकी पर मैं शायद बहुत ज्यादा बात इसमें न कर सकूं बिकॉज वो सब्जेक्ट मैटर होता है, लेकिन मैं एक चीज आपको, लेकिन एक डिसीजन आ गया उस पर तो कहेंगे ना। नहीं, अभी देखें, अभी आरडीए के पास देखें यहाँ, अच्छा चलें उनकी बात सुन लें, अब्दुल्ला साहब की बात। आरडीए के ऊपर केस अभी सिंध हाई कोर्ट में फाइल हुआ है, ओके, उसकी पर अभी डिसीजन नहीं आया, ठीक है, तो अगर कहना कि डिसीजन ऑलरेडी आ गया है वो नहीं है। अच्छा, एक केस ऐसा था जिसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि जी आप पैसे कोर्ट में सबमिट करा दें और कोर्ट बाद में डिसाइड करेगी कि किस तरीके से, ठीक है, वो कोर्ट में जमा, अगर आप कोर्ट, हाँ वो कोर्ट में जमा। अच्छा, तीसरी चीज देखें जो मैं अगेन में बात कह रहा हूँ, और इसके अंदर आई थिंक मेरी फुल सिंसियरिटी से मैं बात कर रहा हूँ, और एग्जैक्टली यही बात गवर्नर साहब ने की कि आरडीए का फैसला चले हल करा लेते हैं, ठीक है। आप अभी सारे जिन लोगों को पेमेंट्स की जरूरत है, देखिए कुछ लोगों के ब्रेड बर्नर्स चले गए इस चीज की, पर जिनको पेमेंट की जरूरत है उनको पुश ना करें, वो आके पेमेंट सारी ले लें जिसने आरडीए साइन कर दिया, ठीक है, बाद में अगर खत्म हो गया तो गवर्नर ने खुद गारंटी दी, अपडेट सिचुएशन आ जाएगी कोर्ट ऑर्डर, वो भी रिवोक करा, वो भी मैं वो बहन जो इंतजार कर रही है उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूं, उनको मैंने उस वक्त गुफ्तगू करते हुए रोक दिया था। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी पोजीशन नजर आ रही है, अगर ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो जाए, एतमाद हो जाए। मैं आरिफ साहब एक मिनट आपको भी रोकता हूँ, अब्दुल्ला साहब आपको भी रोकता हूँ, मैं बहन से चाहता हूँ उनका पॉइंट। आरिफ साहब एक मिनट रुकिएगा, इनकी गवर्नमेंट की क्या गारंटी है कि वो अगले टर्म के अंदर वो यहाँ पे होंगे नहीं होंगे? आरिफ साहब एक मिनट रुके ना, ये तो किसी की गारंटी नहीं है कि इस प्रोग्राम के बाद मैं और आप होंगे नहीं होंगे। एक मिनट रुके ना आरिफ साहब, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके प्लीज, एक मिनट रुके। वो बहन गुफ्तगू कर रही थी, मैं चाहता हूँ उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। जी प्लीज कहिएगा बहन। सर मैं ये कह रही थी कि ये जो कह रहे हैं कि कंपनी की रिक्वायरमेंट है आरडीए, तो सबूत दिखाएं हमें, वो पेपर दिखाए, कंपनी कहाँ पर कह रही है कि हमें जो है हमें आरडीए जो है वो साइन करवाना है, वो प्रूफ तो वो दे नहीं रहे, वो प्रूफ देना। हमने तो सारा प्रूफ दिया, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, ये 2012 का एक्ट, सारी चीजें हमने तो प्रूफ दी। अब्दुल्ला साहब कहाँ पर ये लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट साइन करना है? सवाल असल में ट्रस्ट डेफिसिट उसी वक्त खत्म होगा जब आप इत्मीनान वाले जवाब देंगे। देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट तब खत्म होगा जब आप नॉन नेगोशिएटिंग पोजीशन से दोबारा जरा थोड़ा सा कंड्यूसिव उसमें मतलब उसमें क्या होगा, क्या कहते हैं, बिहेवियर के साथ हम इस चीज़ को पूरे टैकल करने की कोशिश करेंगे। जो जिस खातून ने जिसका बात किया कि सबूत देते हैं, वो पूरी ईमेल्स मेरे ख्याल में गवर्नर के सामने ही डिसाइड हुआ था, जो ईमेल्स की कॉपी गवर्नर हाउस में दे दी गई। ठीक है। दूसरी बात उसके ऊपर ये कि पेशावर हाई कोर्ट की बात की, देखें गलत बात कर रहे हैं, मेरे पास चंद सेकंड बाकी रह गए, मेरे पास चंद सेकंड है। मेरी गुजारिश सिंपल सी ये है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो गवर्नर साहब हो, वो पीएम साहब हो, या कोई भी नहीं चाहेगा कि इतनी तकलीफ के बाद इन फैमिलीज को मजीद तकलीफ दी जाए। इस मसले को हल करने के लिए मैं और भी प्रोग्राम करूंगा, और आरिफ साहब ने जो कहा है कि साथ चलें, तो आरिफ साहब मैं आपके साथ भी चलूंगा अब्दुल्ला साहब के पास, और इस मसले को हल करने के लिए एफर्ट भी करेंगे। प्रोग्राम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, लेकिन ये PIA वाले मसले का हम पीछा करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अगले साल ऐसा कोई शख्स, कोई फैमिली ऐसी ना हो जिसको मुआवजा ना मिला हो, मुआवजे का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंश्योरेंस का अमाउंट ना मिला हो, और तहकीकाती रिपोर्ट उसके हाथ में ना हो। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।